आप सबका अभिनंदन। हम अपनी पूर्व प्रकाशित रचना जिंदगी और नौ उपन्यास लेकर उपस्थित हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि सत्येंद्र लाचारी, बेबसी और आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण घर से शहर की ओर कमाने हेतु निकल गया। उपन्यास का 8वां भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। सेठ धर्मदास के कानों में रजनी और सत्येंद्र के मिलने की भनक पड़ गई थी। उसके किसी नौकर ने दोनों को मिलते हुए देख लिया था। उस दिन से सेठ धर्मदास ने रजनी का बाहर निकलना बंद कर दिया था। वह चाहते हुए भी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। इस तरह स्वतंत्र रहते हुए भी वह घर में ही कैद की तरह रह रही थी। नौकर चाकर बराबर उस पर निगाह रखते थे। सत्येंद्र पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था उसके बारे में वह कुछ कुछ जानती थी और उससे मिलने के लिए बेताब थी, किंतु इस विषम परिस्थिति में अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। उसके पिताजी अपनी बेटी की रिश्ते के लिए आदमी भेज चुके थे। कुछ ही दिनों के बाद वाहनपुर से लड़की देखने के लिए सेठ चानोमल आने वाले थे। रजनी को इस बात की खबर लग चुकी थी, इसलिए उसने रात में भी कई बार निकलने का प्रयास किया जिससे सत्येंद्र तक बातें पहुंच जाए और दोनों मिलकर कोई उपाय खोज निकाले, किंतु इस कार्य में वह विफल रही। आज संजोग से सेठ धर्मदास के सिर में जोरों का दर्द था। कोई त्योहार होने के कारण सभी नौकर भी घर से चले गए थे, किंतु घनमा बड़ी बड़ी आंखें गुड़ेड़े बाहर बैठा हुआ था और दरवाजे की ओर एकटक देख रहा था। थोड़ी देर के बाद सेठ जी के सिर का दर्द तीव्र हो गया। उन्होंने घनमा को पुकारा और उसे शहर से कुछ दवाइयां तुरंत लाने को कहा। उपयुक्त अवसर देखकर रजनी धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। घनमा जा चुका था। वह कमरे से बाहर निकल गई और पांव बढ़ाते हुए बरामदे से बाहर निकलना चाहा। तभी सेठ जी ने आवाज दी। दर्द से छटपटाते हुए उसका स्वर उभरा, रजनी इधर आओ। आह, बहुत दर्द हो रहा है। बाप रे। रजनी डर से पसीने में नहा गई, परंतु सेठ जी ने दोबारा नहीं पुकारा। वह हिम्मत करके सांस रोके बरामदा लांग गई। सामने बड़ा सा लॉन था। उसने तेजी से उसे पार किया और पांव बढ़ाती हुई सत्येंद्र के घर की ओर चल पड़ी। दिन के 12 बज चुके थे। सूर्य की प्रखर किरणें रजनी के कोमल शरीर को भेद रही थी। रास्ते में कई जगह कीचड़ और पानी था, किंतु उन सारी चीज़ों की चिंता किए बिना वह लुकते छिपते सत्येंद्र के घर के पास पहुंच गई थी। छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े घरों के बीच छोटा सा आंगन सुनसान पड़ा हुआ था। एक कोने में छोटा सा अमरूद का पेड़ जिस पर बहुत से मैना फुदक रही थी। संकोच को तज कर वह आंगन में प्रवेश कर गई। सत्येंद्र की बूढ़ी माँ उसारे पर बैठी हुई छप्पर की ओर एकटक निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके चेहरे को भिगो रहे थे। रजनी के आने से जो आहट हुई उसका भी कुछ प्रभाव सत्येंद्र की मां पर नहीं पड़ा। रजनी ने उसके आगे जाकर धीरे से पुकारा, चाची अकेले ही बैठी हो? सूरजी आगे खड़ी सुंदर बाला को निहारने लगी। उसे ऐसा भ्रम हो रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ, इसलिए उसने अपने चेहरे को टटोला और चकित होती हुई बोली, तुम कौन हो बेटी? मेरी तो आंखें भी कमजोर हो गई है। मैं सेठ धर्मदास की बेटी हूँ चाची। सूरजी के चेहरे पर आश्चर्य और स्नेह का मिला जुला भाव था। इधर आओ बेटी, यहीं छांव में आकर बैठो। कोई काम था तो तुम नौकर को क्यों नहीं भेज दिया? मैं तुम्हारे घर पर स्वयं चली आती। तूने क्यों इतनी तकलीफ उठाई? रजनी बात भी कर रही थी और सत्येंद्र का सुनगुन भी ले रही थी। उसके पास समय भी अधिक नहीं था, इसलिए बेसब्री से पूछ बैठी, चाची आपका बेटा कहाँ गया है? उसे नहीं देख रही हूँ। सूरजी पुनः रोने लगी। क्या बताऊं बेटी, घर की स्थिति तो तुम देख ही रही हो। एक कमाने वाले थे, वो भी चले गए। सब तो बेटा को कुछ दिनों
के लिए शहर भेजना पड़ा। रजनी घबरा कर उठ गई। वे कब चले गए चाची? सुरजी विचित्र निगाहों से उसे घूरने लगी। अभी कुछ देर पहले ही तो गया है स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने। लेकिन तू इतना घबरा क्यों गई बेटी? सुरजी बोलती ही रह गई। रजनी आगे कुछ सुना ही नहीं। वह बड़ी तेजी से स्टेशन की ओर दौड़ने लगा। जब वह स्टेशन पर पहुंची तो गाड़ी अंतिम सीटी देकर स्टेशन से निकल रही थी। उसने गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू किया, किंतु गाड़ी की रफ्तार निरंतर बढ़ती जा रही थी। नीचे सड़क पर चलते हुए कुछ लोग चिल्ला रहे थे, अरे नहीं पकड़ाएगी, काहे जान को आफत में डाल रही हो। कुछ लोग हंस रहे थे। गाड़ी में से कुछ लोग सिर निकालकर उसकी ओर देखने लगे थे। किसी किसी के मुंह से निकल रहा था, कट जाएगी, मर जाएगी। कुछ मनचले युवक भी गाड़ी से झांक रहे थे। वे सीटी बजाने लगे। सत्येंद्र भी उसी गाड़ी में था। उसने भी सिर बाहर निकालकर झांका, किंतु चेहरा आतंक से भर गया। वह जोर से चिल्लाया, रजनी लौट जाओ, मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा। किंतु उसकी आवाज़ गाड़ी की गड़गड़ाहट में खो चुकी थी। परंतु रजनी ने सत्येंद्र को देख लिया था, इसलिए वह नीचे से चिल्लाने लगी, वापस आ जाइए, बात सुन लीजिए, फिर चले जाइएगा। रजनी कहती हुई गाड़ी के साथ दौड़ी चली जा रही थी। फिर चिल्लाते चिल्लाते कहने लगी, पिताजी मेरी शादी दूसरी जगह कराना चाहते हैं, आप उतर आइए। किंतु उसका स्वर गाड़ी की गड़गड़ाहट में गुम हो गया था। दोनों की दूरी निरंतर बढ़ती जा रही थी। एकाएक रजनी का पांव पत्थर से टकराया। वह औंधे मुंह गिर पड़ी। उसके होठ और ठेहुनों से झरझर रक्त बहने लगा। फिर भी वह किसी तरह उठी। गाड़ी जा चुकी थी। बहुत दूर धुएं का छोटा सा खंड दिखाई पड़ रहा था। कुछ देर तक वह रेलवे लाइन को निहारती रही। फिर सपाट ऊसर धरती पर धीरे धीरे पांव बढ़ाने लगी। वह सड़क पर आ चुकी थी। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, अरे बिटिया, तू इधर कहाँ आ गई? क्या मालिक की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है? उसने पीछे मुड़कर देखा। घनमा दवा की पोटली हाथ में लटकाए खड़ा था। घनमा ने आगे बढ़ते हुए कहा, जल्दी चलो बेटी, मैं तो दौड़ा हुआ आ ही रहा था, तू क्यों आ गई? कहते हुए घनमा आगे आगे बढ़ने लगा। पीछे पीछे रजनी भी रक्त और आंसू को छिपाए चली जा रही थी।